मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप एकदम से जबरदस्त होंगे और आप 2025 के अंदर जो बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उसके लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, टाइम बहुत कम है, कम टाइम में हमें अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे कि 2025 के अंदर फरवरी महीने में जब आपका एग्जाम हो तो उस एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओ और जब आपका रिजल्ट आए ना तो सीना चौड़ा करके कहे कि देखो ये मेरा रिजल्ट है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं और हमारा जब रिजल्ट खराब आता है तो हम अपनी मम्मी पापा को रिजल्ट नहीं दिखा पाते, हम अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को भी रिजल्ट नहीं दिखा पाते, क्योंकि हमने अच्छे से पूरी साल मेहनत नहीं की होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी टाइम है, 4 महीने का समय है। इन 4 महीने में यदि आपने मेहनत कर लिया तो आपका 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम होने के लिए जा रहा है इसमें आप बहुत अच्छी परसेंटेज हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश ग्रामर मैं आपको अपनी जो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है उस पर कवर करवाने की कोशिश करूंगा। बस आपको कल से जब भी आपको यहां पर आना है तब आप कॉपी पेन जरूर लेकर आएं, क्योंकि यहां पर जो भी मैं करवाऊंगा एकदम सिस्टमेटिक करवाऊंगा, रेगुलर क्लासेस चलेंगी, आप ठीक से तैयारी कर सकते हैं। ग्रामर वाला जो पार्ट है वो पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आपका 10th और 12th क्लास का जो पेपर है उसमें जितना भी ग्रामर आता है सब कंप्लीट करवाऊंगा और आप यदि रिक्वेस्ट करोगे तो मैं क्वेश्चन आंसर भी बता सकता हूं। बस आपको मेहनत करनी है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं और कहां से, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, चाहे आप 10th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, दोनों ही क्लासेस में इंग्लिश है वो कॉमन है। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, यदि आपके अभी तक आर्टिकल्स क्लियर नहीं है ना तो ये न केवल 10th और 12th की एग्जाम के लिए काफी ज्यादा नुकसान की बात है, बल्कि आने वाले समय में जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे आफ्टर 12th के बाद में, तो वहां पर जहां पर भी इंग्लिश पूछी जाती है तो आर्टिकल से जरूर आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यदि आप 10th और 12th में आर्टिकल्स को क्लियर कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय में जो सरकारी भर्तियां होती हैं तो उनमें भी पेपरों में बहुत आप अच्छा कर पाओगे। यदि आप आर्टिकल्स नहीं क्लियर करते तो इसका आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज हम समझते हैं कि आर्टिकल्स वो क्या है। आप अपनी डॉट कॉपी जो भी है लेके रख लो और एक एक चीज को समझो और लिखते चले जाना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश पढ़ते समय आपने सेंटेंस में और बुक्स में या फिर स्टोरी में आपने कई बार ए, एन और द, ये 3 वर्ड्स आपने जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, इंग्लिश में आपने 3 वर्ड्स जरूर पढ़े होंगे, ए, एन, द। इन तीनों वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब भी आप इंग्लिश पढ़ने के लिए जाएं, चाहे क्वेश्चन आंसर याद करो या फिर आप किताब पढ़ रहे हो, यदि आपको ए एन द टकरा जाए तो ये ए एन द कुछ नहीं है, क्या है? ये आर्टिकल्स है। क्या है ये? आर्टिकल्स। इतना बात समझ में आ गया? अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं इन आर्टिकल्स को और क्या क्या कहा जाता है। कई बार एक ही चीज के कई नाम होते हैं, तो इन आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। यदि कोई पूछे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड द एडजेक्टिव्स भी होते हैं। हालांकि एडजेक्टिव्स और भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। इनको हम एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि एडजेक्टिव्स नाउन से पहले आते हैं और आर्टिकल्स है ये भी नाउन से पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं? नाउन से। आपने मेरे प्यारे बच्चों नाउन पढ़े होंगे। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा, यदि नहीं पढ़े तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक एक चीज आपको समझते जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए एन द को हम आर्टिकल एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? कि जैसे हम एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले करते हैं, वैसे ही हम आर्टिकल्स का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं, इसलिए इनको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो पहला आपको यह पता चला कि इनका दूसरा नाम क्या है? एडजेक्टिव्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश में, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश में इनको डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। डिटरमिनर्स, बहुत प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं, लगभग 6-7 प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं। उनमें से ए एन दो को भी डिटरमिनर्स कहा जाता है। ठीक है, और देखिए अच्छी बात यह है कि सभी डिटरमिनर्स का प्रयोग नाउन से पहले होता है। देखिए, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है और डिटरमिनर्स का भी प्रयोग नाउन से पहले होता है और आर्टिकल्स का भी प्रयोग नाउन से पहले होता है। बात समझ में आ रही है?
आपको यहां पे पता चला कि आर्टिकल्स को हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, यहां पर आई डिटर्मिनर्स, और आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो इनके दो नाम और हमें पता चल गए, डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जो आर्टिकल्स होते हैं ये हमेशा किससे पहले लगते हैं? नाउन से पहले लगते हैं। किससे पहले? नाउन से पहले। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें नाउन ही पता नहीं है, पहले नाउन तो बताओ, तभी तो हम समझ पाएंगे कि जो आर्टिकल्स होते हैं नाउन से पहले कब लगते हैं, क्यों लगते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको बताता हूं नाउन, क्योंकि आर्टिकल्स को समझने के लिए आपको पहले नाउन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउन इसकी जड़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन्स की, उसके बाद हम डिटेलिंग में बात करेंगे कि कब आपको ए का प्रयोग करना है, कब आपको द का प्रयोग करना है, कब आपको एन का प्रयोग करना है। तो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी? नाउन की। किसकी? नाउन की। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल्स का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जहां पर भी आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, कि एक्चुअली में नाउन की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन्स। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, नाउन की मैं आपको परिभाषा बताता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा नाउन के बारे में, फिर आर्टिकल्स के बारे में, जिससे कि आप एक दूसरे को जोड़ पाओ, एक दूसरे को समझ पाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो नाउन होता है, देखो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और कंडीशन। इनको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये नाउन की परिभाषा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने तो इंग्लिश में लिख दिया, हमें हिंदी में बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और दशा को नाउन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यदि हम बात करें किसी भी व्यक्ति की, जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूं, तो मैं क्या हूं? नाउन हूं। यदि हम बात करें प्लेस की, तो जैसे कि यदि आप चिनौर में पढ़ते हैं, तो चिनौर क्या है? एक स्थान है, तो चिनौर क्या है? एक नाउन है। हम बात करें वस्तु की, मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? आपको मार्कर दिख रहा है, तो ये क्या है? ये भी एक नाउन है। हम बात करें क्वालिटी की, गुण की हम बात करें, जैसे मान के चलो ब्रेवरी, ब्रेव, कोई व्यक्ति यदि ब्रेव है, बहादुर है, तो उसकी वो गुण है उसके अंदर, तो बहादुरी को भी हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। कंडीशन, यदि कोई बच्चा है, चाइल्डहुड, बचपन में जी रहा है, चाइल्डहुड क्या है? उसकी दशा हो गई। ठीक है, तो ये यहां पे क्या है? सारे के सारे नाउन्स हैं। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, जो भी आप चीजों को देख सकते हैं, जो भी चीजों को आप महसूस कर सकते हैं, जो भी चीजों को आप टच कर सकते हैं, इन सभी चीजों को नाउन कहते हैं। चाहे वो कोई वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, कोई भी गुण हो सकते हैं, या फिर कोई भी दशा हो सकती है। क्या हो सकती है? दशा। कंडीशन का मतलब यहां पर होती है दशा। तो इन सबको नाउन कहते हैं। बात समझ में आ गया? नाउन क्लियर हो गया। यदि मैं बात करूं जैसे मुकेश किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं? तो ये क्या है? ये नाउन है। मैं बात करूं यदि प्लेस की, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस की बारे में बात की, दिल्ली क्या है? एक प्लेस है, तो दिल्ली क्या है? एक नाउन है। मैं बात करूं वस्तु की, वस्तु आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि टेबल, फैन, पेन, बुक, रफ, रजिस्टर, जो भी आपकी वस्तुएं आपके पास है, वो सारे के सारे क्या है? नाउन है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत प्रकार की क्वालिटी होती है, जैसे कोई डरपोक इंसान है, ये उसकी क्वालिटी है, कावर्ड है वो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो भी नाउन है। कोई कंडीशन मान के जो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, तो बुढ़ापे में जी रहा, तो बुढ़ापा यानी ओल्डनेस क्या? एक नाउन है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो सारे के सारे प्रकार की क्या होती है? नाउन होती है। तो जब भी हम किसी प्रकार के नाउन के बारे में बात करें, तो इनमें से कोई ना कोई एक चीज वो होगी। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली में नाउन क्या होते हैं। ठीक है, चलिए, अब अभी तक आपने ये तो समझ लिया कि जो नाउन होते हैं वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहां पे कुछ बताना चाहता हूं। जो नाउन होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि आर्टिकल को समझने के लिए आपको नाउन को गहराई में समझना पड़ेगा, वरना आप आर्टिकल्स को समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन में फंस जाओगे, पेपर में फंस जाओगे। ठीक है, तो नाउन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं काउंटेबल नाउन। क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन। इनको हिंदी में गणनीय संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणनीय संज्ञा।
ठीक है। अब एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इनको हम बोलते हैं अगणनीय संख्या, अगणनीय संज्ञा। ये चीज लिखते जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही चीजें हम ऑनलाइन क्लासेस में फ्री दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में इसका पैसा लगता है। बात समझ में आ रहा है? तो एक एक चीज आप लिखते जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। अब देखो काउंटेबल नाउन किस प्रकार के नाउन होते हैं। ये इस प्रकार के नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान के चलो पेन, पेन को हम गिन सकते हैं कि नहीं, ये एक है कि दो है, बड़ी आसानी से हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन हो गए। जैसे कि टेबल, टेबल को हम गिन सकते हैं। जैसे कि इंसान, चाहे लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, सबको हम गिन सकते हैं। जो भी चीजों को हम एक एक से गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है। और जो भी चीजें हम गिन नहीं सकते, जो भी चीजें हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। गिन नहीं सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। हिंदी में देख लो अगणनीय, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, अगणनीय है जो, जिन्हें हम गिन नहीं सकते उनको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब देखो कौन कौन सी चीज को नहीं गिन सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर वाटर, क्या आप पानी को गिन सकते हो? क्या नहीं, पानी को नापते हैं लीटर में। जैसे बात करूं आयरन, आयरन मतलब लोहा, आप लोहे को तौलते हो, गिनते नहीं हो। जैसे हम बात करें मिल्क, मिल्क मतलब दूध, दूध को आप लीटर में नापते हो, गिनते नहीं हो। जैसे हम बात करें ऑयल, जैसे हम बात करें पल्स, दालें, जैसे हम बात करें शुगर, जैसे हम बात करें राइस यानी कि चावल, व्हीट। तो जो भी चीजें जिन्हें आप नापते या तौलते हैं, जिनको गिन नहीं सकते, वो सारे के सारे नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? और जो भी नाउन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे फैन, टेबल, पेन और बुक्स, आदमी, इंसान, औरत, बच्चे, पशु, ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये चीज भी आप यहां पे समझ सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा और गहराई में, जिससे कि आपका जो क्लैरिटी बढ़े। ठीक है। एक एक चीज मैं आपकी क्लियर करवाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको आज की इस वीडियो में। न केवल आपको यहां पे आर्टिकल्स के बारे में जानने को मिलेगा, बल्कि नाउन और जो नाउन वगैरह या टाइप्स ऑफ नाउन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंगुलर नाउन। क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन। ठीक है। ये जरूरी है सिंगुलर नाउन समझाना, तभी तो आर्टिकल्स आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है। कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मैं आपको रखना नहीं चाहता। एक होते हैं प्लूरल, दूसरे होते हैं प्लूरल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनको हम दो तरह से गिन सकते हैं। सिंगल अवस्था में, यानी कि जब वो एक में अवस्था में, एक है सिंगल है तब भी गिन सकते हैं, और यदि वो एक से ज्यादा है तब भी हम गिन सकते हैं। तो मतलब सिंगुलर नाउन जब सिंगुलर है तब भी हम उनको काउंट कर सकते हैं। यदि कोई नाउन प्लूरल फॉर्म है, यानी कि बहुत में, बहुत संख्या में, अनेक संख्या में, तब भी हम उनको गिन सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं सिंगुलर नाउन की, तो मैंने यहां पर लिख रहा हूं पेन। पेन जो शब्द है, पेन का मतलब समझते हो ना, लिखने वाली। पेन शब्द है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? बिल्कुल ये सिंगुलर है, पेन। ठीक है। इसका प्लूरल कैसे बनेगा? यानी कि इसमें हम एस लगा देंगे तो यहां पे ये प्लूरल बन जाएगा। तो पेन सिंगुलर, प्लूरल क्या बनेगा? इसका पेन्स। ठीक है। जैसे ही मैं यहां पे लिखता हूं बुक, बुक का मतलब होता है किताब, तो किताब शब्द यहां पे क्या है? सिंगुलर। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा इसमें, तो बुक्स क्या हो गया? प्लूरल। तीसरा मैंने यहां पे लिखा फैन। फैन मतलब पंखा, आप जानते हो ये सिंगुलर फैन है, एक फैन है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी? फैन्स। वैसे मैंने यहां पे लिखा डॉग, डॉग मतलब एक कुत्ता, और मैंने यहां पे लिखा डॉग्स, तो यहां पे कुत्ते हो गए, मतलब एक से ज्यादा। मैंने यहां पे लिखा 5th नंबर पर कैट, तो कैट यहां पे क्या? एक बिल्ली, और इसके बहुत सारी बिल्लियों के बारे में बात करें तो यहां पे हो जाएगा कैट्स। बात समझ में आ रहा है? यानी किसी भी सिंगुलर नाउन में यदि हम एस लगाते हैं तो वो जो नाउन है वो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। बात समझ में आ रही? क्या बन जाता है? वो प्लूरल नाउन बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपने सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं ये भी सीख लिया। सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, प्लूरल नाउन क्या होते हैं ये भी सीख लिया। सिंगुलर नाउन को हम एक भी बोलते हैं, एक वचन, एक संज्ञा। सिंगुलर नाउन है ना, एक संज्ञा। और ये हो गया अनेक, अनेक संज्ञा।
नाउन को हम संज्ञा बोलते हैं ना, तो प्लूरल मतलब अनेक, एक से ज्यादा, जो भी एक से ज्यादा है वो सब प्लूरल में जाते हैं, ये सब एक से ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपने काउंटेबल नाउन समझा कि काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप पेन यूज करते हो, तो पेन क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन पेन के अंदर क्या यूज होती है? पेन के अंदर यूज होती है इंक। क्या होती है? इंक, स्याही। तो इंक यहाँ पे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। स्याही को क्या आप गिन सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम बात करें बुक, ठीक है, बुक क्या है? सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन है, लेकिन बुक्स किससे बनती है? लकड़ियों से बनती है। आप जानते होंगे बुक बनाने की प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है? लकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वुड। तो वुड क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे हम बात करें फैंस, फैंस मतलब पंखा, तो फैन तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, लेकिन पंखे किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे डॉग, डॉग क्या है? काउंटेबल नाउन है, लेकिन डॉग क्या पीते हैं? पानी। तो पानी यहाँ पे यानी कि वाटर, वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। कैट, कैट क्या है? काउंटेबल नाउन है, लेकिन कैट क्या पीती है? दूध। तो मिल्क क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे इन सभी चीजों को एक दूसरे से जोड़ दिया है, यहां पर आप क्लियर समझ सकते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और इन अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। इन जितने भी ये जो नाउन्स हैं, इनको आप नापते या तौलते हैं। बात समझ में आ रहा है? इनको आप गिन नहीं सकते, इसलिए हम इनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये बहुत प्रकार के होते हैं, जो भी आप सोच पाए समझ पाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपने काउंटेबल नाउन समझ लिया और अनकाउंटेबल नाउन समझ लिया। ठीक है, अब मैं यहां पे एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं यहीं पर, कि जो हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं ना, तीन, ए एन द, इनमें भी भेद है, मतलब इनमें भी कुछ टाइप्स हैं। आर्टिकल्स यहां पे मैं लिख देता हूं, थोड़ी चीज मुझे यहां पे समझानी थी, इसलिए मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, हटा नहीं रहा हूं। मैंने यहां पे लिख दिया आर्टिकल्स। ठीक है, मैंने यहां पे क्या लिख दिया? आर्टिकल्स। मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, दूसरे होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स लिखते जाना, एक डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, दूसरे इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इंग्लिश में डेफिनेट आर्टिकल्स को कहा जाता है द, यानी कि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है, और इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होते हैं। पहले मैं ए और एन का प्रयोग आपको सिखाता हूं, कब आपको ए का प्रयोग करना है, कब आपको एन का प्रयोग करना है। ठीक है, इतना मैं पोर्शन हटा देता हूं, ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। बेटा प्यारे बच्चों, एक एक चीज मैं आपकी क्लियर करूंगा, बस आपको ध्यान से एक एक चीज देखनी है। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं हटा देता हूं चीजें, बस यहाँ पे ये जो काउंटेबल नाउन है केवल इन्हीं को रखूंगा। ठीक है, अब देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। ए और एन का मतलब एक ही होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसका मतलब एक नहीं होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब मैं आपको यहां पे सिखाना चाहता हूं कि आर्टिकल्स का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, कैसे द का प्रयोग करेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स का। तो मैंने आपको यहां पे सिखाया और बताया कि ए एन का मतलब होता है एक, ए का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक। ठीक है, अब देखिए यहां पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका प्रयोग हम कब करेंगे? जब कोई भी नाउन जब एक अवस्था में, सिंगुलर अवस्था में, सिंगल अवस्था में है, तब हम इनका प्रयोग करेंगे। यानी कि ए और एन का प्रयोग केवल हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन में नहीं करेंगे, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन में एक से ज्यादा नाउन हो जाती है। जैसे यहां पे पेन से लिखा हुआ है, तो यहां पे एक पेन नहीं है, एक से ज्यादा पेन है, इसलिए यहां पे हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। बुक, यहां पे एक किताब नहीं है, कई किताबें हैं, तो कई किताबों में ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये यहां पे प्लूरल फॉर्म में, एक से ज्यादा फॉर्म में है, हम यहां पे ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? ए एन का प्रयोग कब करेंगे? केवल सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन है इनके आगे ही ए एन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
आर्टिकल्स में ए एन यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ए, और यहां पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं एन। आप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इंडेफिनिट आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, ए और एन, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कब ए का प्रयोग करेंगे, कब एन का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी, हिंदी वर्णमाला छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये पढ़ी होंगी, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। जब हम स्वर पढ़ते हैं तो स्वर के साउंड निकलते हैं, जब हम हिंदी वर्णमाला के व्यंजन पढ़ते हैं तो मुंह से व्यंजन के साउंड निकलते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा हिंदी वर्णमाला के स्वर वाला, तो स्वर को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, हिंदी में स्वर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वोबल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वोबल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पे वोबल्स साउंड की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, वोबल साउंड की। वो भी कौन से वाले, हिंदी वर्णमाला वाले वोबल साउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी नाउन का पहला लेटर का पहला साउंड हिंदी के स्वर साउंड निकलता है तो उसके लिए एन का प्रयोग करते हैं। यदि किसी भी नाउन को हम पढ़ते हैं तो उस नाउन का पहला अक्षर का साउंड हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वाला निकलता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। हिंदी वर्णमाला का व्यंजन साउंड क्या हो गया, व्यंजन साउंड। हिंदी वर्णमाला का व्यंजन साउंड कहां से कहां तक होता है, क ख ग ग ज्ञा ज्ञानी तक होता है। और हिंदी वर्णमाला का स्वर साउंड कहां से कहां तक होता है, छोटा से लेके अंगा तक होता है। बात समझ में आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी आप किसी भी नाउन को पढ़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे कोई भी एक नाउन लिख दिया, जैसे मैंने यहां पे एक नाउन लिखा, फर्स्ट मैंने यहां पे लिख दिया कैट। तो देखिए कैट एक नाउन है कि नहीं, कैट क्या है, एक जानवर होता है, उसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और इसको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो अब समझ में आ गया नाउन क्या होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सब नाउन होते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है कि जब भी किसी भी प्रकार के नाउन से पहले ए एन का प्रयोग करना हो तो वहां पे क्या करना है, सबसे पहले नाउन को पढ़ना है और नाउन को पढ़ने के बाद उसको हिंदी में लिखना है। हम हिंदी में कैट ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, हिंदी में लिखने के बाद जो पहला हिंदी का जो अक्षर आ रहा है या पहले हिंदी के अक्षर का जो साउंड यहां पे निकल रहा है वो किस प्रकार निकल रहा है, स्वर का निकल रहा है कि व्यंजन का निकल रहा है। देखिए कैट, कैट मतलब का से स्टार्ट हुआ है और का किस में आता है, का जो साउंड है वो हिंदी व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के किस पार्ट में आता है, व्यंजन वाले पार्ट में आता है। तो व्यंजन के लिए हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, ए का। तो यहां पे अ कैट होगा, क्या होगा, अ कैट। दूसरा मैंने यहां पे लिखा डॉग, ठीक है। और डॉग को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, डॉग। तो ये जो फर्स्ट पहला जो अक्षर है डी, ड ड ड हिंदी वर्णमाला के कौन से वाले पार्ट में आता है, स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है, सीधी सी बात है, ड डलिया वाला व्यंजन वाले पार्ट में आता है। व्यंजन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ए का। तो मैंने यहां पे लिख दिया अ डॉग। तीसरा मैंने यहां पे लिखा फैन, क्या लिख दिया, फैन। तो फैन को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो फैन का जो पहले वाला अक्षर है ना वो हिंदी के स्वर वाले पोर्शन से आ रहा है कि व्यंजन वाले भाग से आ रहा है। जो फा फलका होता है वो व्यंजन में आता है। तो इसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो देखो जब भी आप किसी भी नाउन को पढ़ें उसके आगे ए या एन का प्रयोग करना हो तो तुम उस नाउन को क्या करना है, हिंदी में लिख लेना है और यह देखना है कि पहला अक्षर किस में आ रहा है, स्वर का आ रहा है कि व्यंजन का आ रहा है। स्वर का आ रहा है तो एन लगाएंगे, व्यंजन का आ रहा है तो ए लगाएंगे। व्यंजन का मैंने बता दिया, आप स्वर के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा एक शब्द एलिफेंट, क्या लिख दिया, एलिफेंट। एलिफेंट को कैसे लिखते हैं, एलिफेंट। आपको पूरा लिखना ना है तब भी चल जाएगा, आपको तो केवल पहले अक्षर से मतलब है। अब देखिए एलिफेंट को हमने लिख दिया एलिफेंट। तो ये जो पहला जो अक्षर आ रहा है हिंदी का, ये जो हिंदी वर्णमाला स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है, ए आती है स्वर वाले पार्ट में। ए छोटा से लेके अंगा तक क्या होते हैं, स्वरी तो होते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ए किस में आता है, स्वर वाले पार्ट में आता है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, स्वर वाले पार्ट में एन का प्रयोग करेंगे और व्यंजन वाले पार्ट में ए का प्रयोग करेंगे। तो हम एलिफेंट से पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का। दूसरा वाला मैंने यहां पर लिखा ऑक्स, क्या लिखा, ऑक्स।
तो ऑक्स को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? ऑक्स, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो ये जो पहला वाला जो अक्षर है वो किस में आ रहा है? हिंदी वर्णमाला के स्वर में आ रहा है कि व्यंजन में आ रहा है? ये स्वर वाले पार्ट में आता है, ठीक है, स्वर में आता है। तो स्वर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का। जब भी स्वर का साउंड निकले, ठीक है, तो वहां पे हम एन का प्रयोग करेंगे। मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे एग्जांपल लिखा ओल्ड, मैंने यहाँ पे लिखा ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन को आप कैसे लिख सकते हैं हिंदी में? ओल्ड मैन, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो अक्षर आ रहा है ओ का आ रहा है, ओ स्वर होता है कि व्यंजन होता है? हिंदी वर्णमाला में ओ स्वर होता है। तो स्वर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया कब ए का प्रयोग करना है, कब एन का प्रयोग करना है। मैं आपको बताता हूं द के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि अभी तक आपने जाना, द को हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, ठीक है। इसको निश्चित आर्टिकल्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब निश्चित आर्टिकल्स क्यों बोला जाता है उसके बारे में बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कई बार इंग्लिश टीचर से द को, ये जो द है इसको द बोलते सुना होगा, और कई बार द को दी बोलते सुना होगा। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश टीचर क्या गलत है? द को द भी बोल रहे हैं और द को दी भी बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश टीचर कभी भी गलत नहीं होते, वो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति होते हैं, बस आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि द को कब द बोलते हैं और द को कब दी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हिंदी वर्णमाला के बारे में बताया। हिंदी वर्णमाला के कुछ ऐसे शब्द, लेटर, अक्षर होते हैं जो कि स्वर साउंड निकालते हैं। कुछ ऐसे अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन साउंड निकालते हैं, ठीक है। तो स्वर साउंड कौन से निकालते हैं? जैसे स्वर साउंड निकालते हैं छोटो आ से लेके अंगा तक। इसको हम ऐसे कह सकते हैं ये हिंदी के वोवल्स हैं। ये हिंदी के क्या हैं? वोवल्स। वोवल्स हिंदी के वोवल्स वाले साउंड निकालते हैं। और का कबूतर से लेके ज्ञानी तक ये हिंदी वर्णमाला के कौन से साउंड निकालते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स निकालते हैं, यानी कि व्यंजन साउंड निकालते हैं। ये कौन सा निकालते हैं? स्वर साउंड निकालते हैं, ठीक है। अभी आपने इससे पहले ए एन का प्रयोग भी देखा और मैंने बताया कब आपको ए का प्रयोग करना है, कब आपको एन का प्रयोग करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप नाउन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने एक नाउन का नाम लिख लिया यहाँ पे, वाटर। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? वाटर, ऐसे ही तो लिखेंगे, वाटर, ठीक है। अब मान के चलो इससे पहले मैंने आपको लगाने के लिए दे दिया कि इसके आगे द लगाना है, और मुझे बताइए इसके आगे हम द लगाएंगे तो यहां पे द पढ़ेंगे कि इसको दी पढ़ेंगे? देखिए मैंने जैसे कि बताया, जब भी आप द और दी का आपको प्रोनाउंसिएशन करना हो तो आपको यह चेक करना है कि जो नाउन लगा हुआ, ये जो नाउन है, इसका जो पहला जो अक्षर है इसका साउंड हिंदी वर्णमाला के स्वर वाला आ रहा है कि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वाला आ रहा है। देखिए वाटर को हम ऐसे पढ़ते हैं वा, तो वा जो अब हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट्स वाले यानी कि व्यंजन वाले पार्ट में आता है, व्यंजन में आता है। तो जब भी कॉन्सोनेंट्स में आए यानी कि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वाले पार्ट वाला साउंड आए तो द को हम क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। तो इसके आगे जो द लगा हुआ है इसको हम क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया फैन, लिख दिया। क्या लिख दिया? फैन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फैन काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जो फैन है आप कैसे लिखोगे हिंदी में? ऐसे ही तो लिखोगे फैन। तो ये जो फैन आपने लिखा तो इसका जो पहला जो अक्षर है इसका साउंड हिंदी वर्णमाला के स्वर वाला निकल रहा है कि व्यंजन वाला निकल रहा है? फ है, फ हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वाले भाग में आता है, व्यंजन वाला साउंड यहाँ पर निकल रहा है। तो व्यंजन वाला जब भी साउंड निकले तो हम उसको द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द। तो यहाँ पे द फैन पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं दी की। तो मेरे प्यारे बच्चों, कब दी पढ़ना है? तो मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा? कोई भी एक, जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो यहां पे जो पहला अक्षर है वो कौन सा आता है? आ आता है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो पहला अक्षर क्या आता है? आ जो है वो हिंदी वर्णमाला के स्वर वाला पार्ट में आता है कि व्यंजन वाले पार्ट में आता है? स्वर वाले पार्ट में आता है। तो यदि यहां पे हम द लगा रहे हैं तो इसको द नहीं पढ़ेंगे, दी अम्ब्रेला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी अम्ब्रेला। मैंने यहां पे लिखा कोई भी, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहां पे लिखा एनिमल। क्या लिखा?
एनिमल्स, एनिमल्स भी लिख सकते हैं। तो देखो एनिमल्स का जो पहला अक्षर है वो ए आ रहा है, पहला अक्षर क्या आ रहा है ए, और ए हिंदी वर्णमाला के स्वर वाले पार्ट में आता है। ए जो भाई हिंदी वर्णमाला का स्वर साउंड होता है, इसलिए इसके आगे हम यदि द लगा रहे हैं तो इसको द प्रोनाउंस नहीं करेंगे, द नहीं बोलेंगे, दी बोलेंगे, दी। बात समझ में आ रहा है? तो बस आपको द और दी में एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी नाउन से पहले द लगा हो तो नाउन का पहला अक्षर देख लेना। यदि नाउन का पहला अक्षर हिंदी वर्णमाला के स्वर वाला आ रहा है तो दी बोलेंगे उसको, यदि पहला अक्षर व्यंजन वाला आ रहा है तो उसको द बोलेंगे। इसको यहां पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? जल्दी से इसको नोट डाउन करिएगा। आपको बताता हूं कब हमें द का प्रयोग करना है और कैसे द जो नाउन को निश्चित बनाता है, क्या खास जानकारी देता है। वैसे तो द के बहुत सारे नियम्स हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ नियम्स आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, खालिस्तान गंगा इज अ बिग रिवर ऑफ इंडिया। यहां पे बताया गया है जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे गंगा के आगे क्या लगाओगे आप? यहां पे गंगा के आगे द लगाओगे। पता है क्यों लगाओगे? क्योंकि ये जो गंगा यहां पे नाउन है, इस नाउन को खास बना दिया गया है क्योंकि यहां पे भारत की इसको सबसे बड़ी नदी बताया गया है। तो द गंगा बोलेंगे, ना कि यहां पे अगंगा या फिर एन गंगा, क्योंकि गंगा नदी भारत की इकलौती नदी है। तो अभी तक आपने पढ़ा कि सिंगुलर चीज के लिए, एक चीज के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। गंगा तो भाई एक ही है पूरे भारत के अंदर, तो इसके आगे तो ए या एन लगना चाहिए था, लेकिन ए या एन इसके आगे नहीं लगेगा क्योंकि इसमें एक खासियत है, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या है ये? भारत की सबसे बड़ी नदी। इसलिए ये खास बात होने के नाते हम यहाँ पे ए और एन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो मैंने बताया जब भी द लगता है तो द नाउन को खास बना देता है। इस गंगा नाउन को द ने खास बना दिया क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में यहां पे बात की जा रही है। तो हम गंगा के आगे अगंगा नहीं लगाएंगे, द गंगा लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स क्या है? एक यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप में देश है, ठीक है? तो यहां पे बताया गया है यूनाइटेड स्टेट्स इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स है वो बहुत मजबूत देश है। तो यहां पे मजबूती की बात की जा रही है, तो यहां पे हम यूनाइटेड स्टेट्स के आगे क्या लगाएंगे? यहां पे द लगाएंगे। वैसे यूनाइटेड के हिसाब से देखा जाए तो पहला साउंड इसका कैसा निकल रहा है? वाई वाला निकल रहा है, ए लगना चाहिए था, ठीक है? और भारत का जो भारत का नहीं सॉरी पूरी दुनिया में एक ही यूनाइटेड स्टेट्स है, यदि देखा जाए तो इसमें ए लगना चाहिए था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मजबूत देश की बात की जा रही है, मजबूती की। हर देश मजबूत नहीं होता, इसलिए मजबूती को देखते हुए हमने यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स से आगे क्या लगा दिया? द लगा दिया। यानी कि इस द ने यूनाइटेड स्टेट्स को खास बना दिया। खास क्यों बना दिया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत है। तो द जिस भी नाउन से पहले लगेगा वो उस नाउन को कुछ खास बना देगा, उसको निश्चित बना देगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पे लिखा हुआ है सन इज अ स्टार। देखो दुनिया के अंदर एक ही सन है, हालांकि ब्रह्मांड में बहुत सारे, लेकिन हम दुनिया के अंदर बात कर रहे हैं। यदि हम बात करें दुनिया की तो दुनिया में एक ही सन है, हमें एक ही सन दिखता है, ठीक है? तो एक के लिए तो भाई ए और एन लगाते हैं, लेकिन यहां पे वही कंसेप्ट यूज होता है। दुनिया के अंदर सिर्फ एक सूरज हमें दिखता है और वो सूरज हमारे लिए बहुत खास है, एक यूनिक है, अद्भुत है। बात समझ में आ रही है? ये जो सूरज है वो हमारे लिए क्या है? खास है। और हर खास चीज के आगे क्या लगता है? द लगता है। क्या लगता है? द लगता है। यहां बोला गया द सन इज अ स्टार। यहां पे सूरज क्या है? एक स्टार है। यहां पे सितारे स्टार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सूरज के बारे में बताया जा रहा है ये जो सूरज है वो पूरी दुनिया के अंदर एक ही है, ठीक है? तो ये जो सन है खास है, इसलिए आगे हम क्या लगा दिया? इस द लगा दिया। बात समझ में आ रही? चलिए अब हम बात करते हैं अगले की। यहां पे पूछा गया है आई वॉज बोर्न इन द बेस्ट। बेस्ट क्या होता है? डायरेक्शन होती है, दिशाएं होती हैं, ठीक है? तो इसमें वो बताया गया है कि मैं किस दिशा में पैदा हुआ था? बेस्ट दिशा में पैदा हुआ था। अब देखिए दिशाएं कई होती है, नॉर्मली चार होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे किस में एक खास दिशा के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे दिशा के आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे।
ठीक है। हालांकि किसी भी दिशा के आगे हम दाई लगाते हैं, लेकिन यहां पे हम बात पैदा होने की कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस पैदा होने के बारे में बताया जा रहा है, मतलब कुछ खास बात कर रहा है, और हर खास बात के आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है, चलिए, नरेंद्र मोदी भारत के कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी इज खालिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की बात की है तो नरेंद्र मोदी एक ही है भारत के अंदर, हालांकि बहुत सारे हुए थे लेकिन नरेंद्र मोदी तो अकेले ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए और एन लगना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे व्यक्ति है, अरे खास व्यक्ति है मेरे भाई, समझ में आ रहा हो। खास चीज के लिए हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो यहाँ पे 10 प्राइम मिनिस्टर से पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने ए और एन के बारे में जान लिया, द के बारे में जान लिया। कल मैं आपको पूरे प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें ए एन द मैं पूछूंगा आपसे कहां पर ए लगाना, कहां पर द लगाना। प्रैक्टिस वाला वीडियो बिल्कुल भी देखना नहीं भूलना है। आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप किस क्लास में पढ़ते हैं ये भी बताइएगा। जो भी चीज नहीं समझ में आती बेझिझक होकर मुझसे पूछिए कमेंट में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।